नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आपसे विनती है, कृपया आपका चैनल लर्निंग बाय योरसेल्फ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में भोजन की बहुत कमी हो गई थी और विभिन्न देशों में फेमाइन चल रहा था, भूखमरी। तो ये फूड ग्रेन्स अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे प्रयोग होते रहे और इस तरह नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलग जो मेक्सिको की है, उन्होंने एक अच्छा व्हीट का आविष्कार किया। तो इस तरह ये बाद में बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में भी इसका उपयोग हुआ और इसको ये किया गया। इस तरह का जो अनाज है, व्हीट, राइस, ज्वार बाजरा में, इन सब का पैदावार बढ़ाने के लिए कोशिश की गई। तो भारत का जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति है, ये ऑल्सो कॉल्ड थर्ड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब एक आमूल परिवर्तन, जो एवोल्यूशन से बिल्कुल, एवोल्यूशन बहुत ही स्लो होता है, रिवोल्यूशन बहुत ही वाइड स्प्रेड होता है और कम समय में होता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया was a period that began in 1960s, during which agriculture in India converted into a modern industrial system by using modern technology like use of high yielding variety of seeds HYV, mechanized farm tools like पावर टिलर, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब बहुत कुछ है। और इरिगेशन फैसिलिटीज़, उसके सिंचाई की व्यवस्था की गई, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो भारत में जो हरित क्रांति है, तो ये तीसरा एग्रीकल्चर कृषि विप्लव कहा जाता है, क्रांति। और ये 1960 के दशक में आरंभ हुआ। 68 से लाल बहादुर शास्त्री के समय से ज़्यादा हुआ। पूरा उसका उपयोग और इसका प्रैक्टिस पूरा शुरू हो गया। तो इसमें जो हमारा पहले का जो तरीका था उसको थोड़ा चेंज किया गया है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल, आधुनिक जो औद्योगिक तरीका है उसको अपनाया गया। इसमें क्या हुआ, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स HYV, जो कम जगह में ज़्यादा पैदावार हो, ऐसा बीजों का इस्तेमाल किया गया। मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स, ट्रैक्टर, बहुत सारी मशीनरी वस्तुएं, मशीन्स का उपयोग किया गया है और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आदि का उपयोग किया गया। और विभिन्न देशों की सरकारों ने सिंचाई की व्यवस्था की, इरिगेशन। तो इसमें की पर्सन्स जो है, उसमें नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलग, वो दुनिया भर के, वो मेक्सिको के, वो इन्होंने बहुत प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एक बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड जो व्हीट, उसका आविष्कार किया था। तो इसका प्रयोग और इसका उपयोग बहुत सारे विभिन्न देशों में होने लगा, क्योंकि जो अनाज की कमी थी उसको पूरा करने का एक ये चुनौती भी था। और भारत में जो हमारा जो है MS स्वामीनाथन इन इंडिया, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इसमें जो भारत में जो है MS स्वामीनाथन, उसको
भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ लेट लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में ये जो एम एस स्वामीनाथन को उनको काम सौंपा गया और उन्होंने बड़ी निपुणता के साथ इसको किया, तो इनको इसलिए फादर कहते हैं। उसका उद्देश्य क्या था? एम टू रिड्यूस फूड स्कैर्सिटी, पॉवर्टी, डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज फॉर फूड ग्रेन्स, टू कंटेन फेमाइन, भुखमरी को कम करना, टू गिव एम्प्लॉयमेंट और रोजगार देना, टू मेक सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। तो इस तरह जो उद्देश्य था उसको, जो भोजन की कमी है उसको कमाना, जो लोग गरीबी है उसको कम करना, दूसरे देशों पर भोजन के लिए अनाज के लिए निर्भरता कम करना, कंटेन फेमाइन को रोकथाम करना, और एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा रोजगार, ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले, कम समय में ज़्यादा पैदावार हो और भारत को एक खाद्यान्न में स्वनिर्भर बनाया जा सके। इसमें क्रॉप्स जो है उसमें क्रॉप्स वर इंक्लूडेड व्हीट, राइस, जवार, बाजरा एंड मेज, ये 5 लिया गया था। उसमें तिलहन, दलहन मतलब पाल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रयोग नहीं किया। तो कैश क्रॉप्स वर एक्सक्लूडेड इंक्लूडिंग ऑयल सीड्स एंड जो जैसे गन्ना बना था, ऑयल सीड्स और पाल्सेस। अब एरिया चोजन को किस किस जगह का इस्तेमाल किया गया है, उनमें प्रयोग किया गया है सबसे पहले। तो इसमें सबसे ज़्यादातर उसमें फोकस था वो था पंजाब, और पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इस तरह का, राजस्थान, इस तरह 7 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 7 स्टेट्स, 7 पंजाब हरियाणा 7 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 7 स्टेट्स, but mostly in Punjab were chosen. तो हमारा जो भारत में जो इन इंडिया जो ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ है वो लगभग 1800 टन्स ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम मैक्सिको। तो इस तरह भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ, और बाद में मेज़, जवार, बाजरा, राइस, इनका भी पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें ज़्यादा जो HOI भी है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, सिंचाई और इरिगेशन सिंचाई और नया नया टेक्निक ये सब लगाया गया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया गया। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इसमें 2 तरह का है, कुछ उसमें हानि भी हुआ है और ज़्यादातर तो लाभदायक सिद्ध हुआ। अब आते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इट मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, eradicate famine from India, reduced production cost and thus made food grain cheaper, help the government to build the buffer stock, brought prosperity to farmers as they can grow more crops, even multi-cropping in less land and time। तो इसका जो लाभदायक ये है दिशा दिख है उसमें, इट मेड इंडिया, तो ये भारत को फूड ग्रेन्स के मामले में, खाद्यान्न के मामले में इसको स्वनिर्भर बना दिया और भारत से भुखमरी को लगभग ख़त्म कर दिया। इसके बाद और कभी भुखमरी भारत में नहीं हुआ अनाज के कारण, कोई कुछ भी हो उसको हमने टैकल कर लिया। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको जो उत्पाद जो खर्चा है उसको उगाने का वो कम हो गया, और इससे क्या हुआ, और जो खाद्यान्न है फूड ग्रेन्स वो चीपर, कम दाम में मिलने लगा, और इससे
पैदावार बढ़ने के कारण सरकार को बफर स्टॉक जल्द से उसको भंडारण करने का मौका मिला, सुविधा मिला और वो सुविधाएं किया गया है। तो फार्मर्स जो किसान हैं उनको ज़्यादा क्रॉप फसल उगाने लगे कम समय में, तो इस तरह उनको ज़्यादा लाभ मिलने लगा कम समय में, कम लैंड में, कम ज़मीन पर। By 1970, Punjab was producing 70% of country's total food grains. तो फार्मर्स इनकम इंक्रीज बाय 70%। पंजाब में क्या हुआ 1970 तक, क्या हुआ, पंजाब भारत का जो कुल टोटल फूड ग्रेन्स खाद्यान्न जो है उसका 70% अकेले पंजाब में उगने लगा, और उनका जो वहाँ का किसानों का आय जो है वो 70% तक बढ़ गया। तो इस तरह कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा। अब कुछ आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट उसका, जो ये सब का इस्तेमाल किया गया है मैकेनाइज्ड और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और मल्टीक्रॉपिंग एक ही जगह पर जो क्रॉपिंग बार बार किया गया है, तो इससे बहुत सारे नुकसान भी हुआ, एनवायरमेंटल और सॉइल पोल्यूशन हुआ है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट उसमें जो हानिकारक दिख है वो है लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स मेड सॉइल इनफर्टाइल ड्यू टू ग्रोइंग सेम क्रॉप ओवर द years, nutrients in soil depleted, rural indebtedness, farmer suicides, environmental damage, increased regional disparities, soil pollution such as saline soil, acidic, बेसिकली इस तरह का हो गया। तो इसमें जो उसका जो नुकसान हुआ है उसमें पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाएं हैं और खाद है जो कारखानों से निकलता है, नियम नहीं, तो इससे क्या हुआ, उसका ज़्यादा अति मात्रा में इस्तेमाल करने के कारण इससे धीरे धीरे और एक ही जगह में एक ही तरह का फसल बार बार उगाने के कारण वहाँ पर जो पुष्टि होता था, पौष्टिक तत्व होता था, न्यूट्रिएंट्स, वो घटता गया, तो इनफर्टाइल हो गया। और ओवर द ईयर्स वो तो कुछ पंजाब में तो कुछ जगह मिट्टी एकदम बेकार हो गया, सलाइन हो गया। सेम के ओवर द ईयर न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल डिप्लीटेड, और न्यूट्रिएंट्स कम हो गया, रूरल इंडिपेंडेंस, और ये सब खेती करने में जो पैसा खर्च होता था लोगों को लोन लेना पड़ा, कोई शाहूकारों से, जमींदारों से, बैंकों से। तो ये कभी कभी उसमें जो ड्रॉट के कारण या तो उसका फसल किसी कारण ख़राब हो गया, या बारिश कम हो गया, या तो ठंड कम पड़ा, तो और भी कोई पेस्ट्स के कारण जैसे टिड्डियों का आतंक, ये सब कई कारण होता है। तो इस तरह उसमें वो जो लोन लिए थे वो वापस नहीं कर पाए, शाहूकार उसमें प्रेशर दे रहा था, बैंक प्रेशर दे रहा था, तो इस तरह बहुत सारे उसमें सुसाइड भी होने लगा। हम सब प्रायः हम सुनते हैं। एनवायरमेंटल डैमेज और पर्यावरण का नुकसान हुआ है। इंक्रीज्ड रीजनल डिस्पैरिटीज, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ जिला, कुछ राज्यों उसमें बहुत ही आगे बढ़ गया, जैसे पंजाब हरियाणा का बहुत लाभ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इस तरह भी आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ जगह मध्य प्रदेश, बिहार आदि और भी नॉर्थ ईस्ट और भी कई क्षेत्र है, उड़ीसा, ये सब में वो डिस्पैरिटीज, असमानता बढ़ता गया। सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी का जो प्रदूषण वो हुआ। तो इस तरह का कुछ ये है। जो भी हो, ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति, हमारे देश को खाद्यान्न मामले में स्वनिर्भर बना दिया। तो इस तरह हमें अभी जो ये फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करते हुए मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती पर अभी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह का आज यहीं पर ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आपसे विनती है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।